हेलो दोस्तों, अगेन वी आर मीटिंग डॉक्टर रविंदर सिंह हेयर विद ए न्यू टॉपिक। ये जो आज का टॉपिक ले रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, जल संसाधन, भारत के जल संसाधन। ये प्री में, मेंस में और स्टेट्स की भी जितनी सर्विस हैं, ज्योग्राफी में तो क्वेश्चन जरूर आता है, और दूसरे साथ लगते हुए जैसे जियोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है, उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और इकोनॉमिक प्लानिंग बिना वाटर रिसोर्स के बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, डेटा इतना डालना पड़ता है। इसलिए जहां तक हो सके कोशिश करूंगा हर चीज को टच करने की। सीधे लेते हैं। पहले ये है द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स, जल संसाधन की क्या विशेष महत्ता है। यहां बहुत ही जरूरी चीज ये है, वी आर ए पॉपुलेटेड कंट्री और हम ग्रोइंग भी हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन भी हो रही है, और ये एक ऐसा फैक्टर है वाटर, जिसके बगैर ना एग्रीकल्चर, ना इंडस्ट्री, ना अर्बनाइजेशन, ना कम्युनिकेशन, कुछ भी तो संभव नहीं है। इसलिए वाटर इज द बिगेस्ट इंग्रेडिएंट इन द स्फीयर ऑफ डेवलपमेंट। आप इतना इंपॉर्टेंट हो गया है अब कि जितने भी अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनमें एक कारण वाटर रिसोर्स भी माना जा सकता है। ये जो यूक्रेन का वार है ना, इसमें भी एक कारण ये है। आगे चलते हैं। क्या जरूरत है इस विशेष टॉपिक को विशेष स्थान देने की? इसके 4-5 कारण हैं। सबसे पहला तो, अगर आप अपने होरिजन को खोलना चाहते हो तो ये सारी चीजों के साथ कनेक्ट करता है, विशेष तौर से लाइफ के साथ, डेवलपमेंट के साथ और कम्युनिकेशन के साथ। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो है आपस में एक रिवर कई स्टेट्स के बीच में से गुजरती है और उनके रिलेशन इसके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। तीसरी बात जो और भी महत्वपूर्ण, हमने अब एक समस्या पैदा कर दी है, वो है पानी को भी प्रदूषित कर दिया है। चाहे गंगा हो, चाहे आपकी हुगली रिवर आ रही है, चाहे आपकी मूसी रिवर है, प्रॉब्लम हर जगह हो गई है। ये एक नई समस्या, जैसे एयर पोल्यूशन है उसी तरह से वाटर पोल्यूशन भी एक समस्या हो गई है। और इसके साथ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ डिजीजेस का बड़ा जुड़ाव हो गया है, वाटर कंटेमिनेटेड डिजीजेस। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ध्यान से इसको तैयार करना। एक क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में हर बार जरूर होगा, प्री में भी होगा, मेंस में भी होगा। ये जितनी भी रिवर सिस्टम्स हैं, बड़ी रिवर हैं, उनमें जितना पानी बहता है, रन ऑफ है, उसका क्वांटम जरूर देख लें। उसके साथ जो ट्रिब्यूटरी होती हैं, सहायक नदियां, उनको विशेष तौर से देख लें। उनके साथ और छोटी सहायक नदियां होती हैं, तकरीबन वहां टच करता है। और विशेष स्टेट की बॉर्डर के ऊपर जो होती हैं, उनको जरूर करता है एग्जामिनर। तो रिवर, सब रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, सबके नाम और लेंथ ये जरूर देख लें। हर बार पेपर में मिलेगा कुछ ना कुछ इनका। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, कौन कौन सी स्टेट में से गुजरती हैं। जैसे गोदावरी
बहुत लंबा रिवर सिस्टम हो जाता है, आ लेता है तकरीबन। डेक्कन की गंगा किसको कहते हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। और इनके ऊपर बसे हुए शहर और तीर्थ स्थान, खासतौर से अब ये जो कुंभ का मेला हो गया, इसने हाईलाइट कर दिया रिवर सिस्टम को। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इस इनके रिवर्स के साथ उनकी सब रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के नाम, लेंथ, स्टेट, लोकेशन, उन पे बसे हुए शहर और शहरों के साथ अगर कोई तीर्थ स्थान आ जाता है तो उसका भी नाम, कोई टेंपल वगैरह, दो चार चीजें, जैसे इसको कहते हैं रिवर सिविलाइजेशन, नदी घाटी सभ्यता या एलुवियम सिविलाइजेशन। शुरू से ही जितने भी ऑर्गेनिज्म जीवधारी हैं और नदी किनारे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के साथ ही जीवधारी पनपे हैं और मानव भी उनमें से एक है। सभ्यता भी वहां पर पली और बढ़ी है जितनी भी, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, चाहे नील नदी की है सभ्यता, चाहे दजला फराद की है, चाहे हवांगो रिवर की है, सारी जितनी सभ्यताएं इनको एलुवियम सिविलाइजेशन कहते हैं। हिंदुस्तान की नहीं, विदेशों की भी जितनी नदियां हैं, जैसे मिसिसिपी है, यहाँ पर अमेजन है, नाइल है, राइन है, हवांगो, यांगटी सिक्यांग, ये है इरावदी, मीकांग, मीनांग, सारी रिवर्स के बारे में जरूर आप देख लें। एक क्वेश्चन टिका मिलेगा वहां पर, इसलिए रिवर्स को ढंग से पढ़ें और इसके ब्रीफ रिवीजन नोट्स भी बनाते रहें। अब आ जाती है हमारी अपनी, मैं आज वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया पर ही बोलूंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देखो, पानी दो तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में इस तरह से है। यहां पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर की है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को जरूर देख लें, कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। ये पेंजिया और पेंथासाला दोनों इकट्ठा था पेंजिया, और उसमें एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड, ये सब कुछ बना। ये सारी चीजें आप जरूर देख लें। शिफ्ट हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, जमीन फटी, दूर हो गए कॉन्टिनेंट और महासागर बन गए। दुनिया का लगभग 75 to 78% वाटर बॉडीज के ऊपर अर्थ का सरफेस पे है और सिर्फ 21-2% ही ऐसी जगह बच जाती है जो हैबिटेबल है, जहां पर आदमी रह सकता है उसको कहते हैं इकोमी, और जहां पर आदमी नहीं रह सकता उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमी। और सबसे अच्छी जगह पर वहां पर आबादी है जहां पर रिवर वैलीज हैं। यहां एशिया का विशेष तौर से जो पॉपुलेटेड एरिया है वो नदी घाटियों में है और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहाँ एशिया में ही मौजूद है। पहले हम ये कहते थे पॉपुलेशन इज ए बर्डन, नाउ इट इज सेड दैट पॉपुलेशन इज एन एसेट। अब बात आ जाती है दो तरह का पानी, एक सरफेस के ऊपर बहता है, धरातल के ऊपर बहता है, उसको कहेंगे हम सरफेस वाटर, और दूसरा है ग्राउंड वाटर। सरफेस पे बहने वाला जो आकाश से बारिश होती है, यहां मॉनसून का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज वेरी फॉर्चुनेट, इसकी लोकेशन भी 3 तरफ से हम समुद्र से हैं और एक तरफ पानी का टैंक हिमालय के ऊपर हो रहा है। कुदरत ने कितनी मेहरबानी कर रखी है, हमारे पास 3 तरफ से समुद्र है और एक तरफ रह गया, वहां पर भी समुद्र से भी बड़ा काम है। सर्दियों में वहां पर आइस टैंक रहता है और वो पेरिनियल रिवर हमको देता है जो नित्य वहानी नदियां हैं।
सरफेस वाटर हमारा बहुत रिच है और साफ पानी आता है। उसके बाद गड़बड़ होती है। हाँ, जो पॉल्यूशन जितना भी है उसमें ज्यादा हिस्सा 95% मैन मेड है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो दूसरा रिवर सिस्टम आ जाते हैं साउथ के डेक्कन प्लेटो वाले, यहां पर ये सीजनल रिवर्स ज्यादा है, मॉनसून के ऊपर आधारित रहती हैं। देखिए आप सारा का सारा नॉर्थ जो प्लेन है, यहां एक बात और मैं बताना चाहूंगा। लोगों को माइथोलॉजी में कुछ और बात है, साइंटिफिकली प्रूवन अलग है। जियोलॉजिस्ट हैं जो जिसमें फेथ रखे, हमको कोई बात नहीं। ये नीचे और ये ऊपर, नीचे गोंडवाना लैंड और ऊपर अंकारा लैंड। गोंड नीचे से ऊपर खिसका, धक्का दिया और हिमालय बन गया। ये प्लेट टेक्टोनिक्स की बात है, प्लेट्स बनी हुई है। और हिमालय की हाइट बढ़ने से, क्योंकि आल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, जितना हम ऊपर जाते जाते हैं तापमान कम होता जाता है, जितना हम लैटिट्यूड में अक्षांश में ऊपर जाते हैं तो भी तापमान कम हो जाता है। इसलिए हिमालय के ऊपर बर्फ बनती। ये सारा का सारा मैदान एलुवियम से, जो रिवर्स हिमालय से नीचे आकर हिमालय से पानी डालती हैं, उनके साथ जो एलुवियम आ जाता है, उस एलुवियम की वजह से यहाँ पर डिपॉजिट जो होता गया, उससे गंगा यमुना का मैदान बना है। ये जो थ्योरम है, चलो जो भी है, कोई ऋषि लेके आया, उसकी जटाओं से आ गया, कोई कुछ भी माने, लेकिन जियोलॉजिकली प्रूवन ये चीज। अब आते हैं, एक वाटर का रिसोर्स हो गया सरफेस वाटर। दूसरा कौन सा? जो पानी बारिश से आ गया उसको हम कहेंगे रन ऑफ। देखिए, रन ऑफ का जो पानी है उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा जमीन में पेनिट्रेट हो जाता है और वहां पर जहां इकट्ठा होता है पानी जमीन में, उसको हम कहते हैं एक्वीफर। एक्वीफर इज एन अंडरग्राउंड रिसोर्स ऑफ वाटर। ऐसी रॉक्स आ जाती हैं जो पानी को और नीचे नहीं जाने देती, वहां पर इकट्ठा कर लेते हैं, हम पंच करते हैं और पानी को किसी पाइप से ऊपर निकाल लेते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गेजर भी हैं, एक एलिवेटेड एरिया, वहां पानी हो गया, नीचे एक्वीफर दूर तक बन गया है। पानी को सिर्फ पंच करते हैं जमीन को और पानी निकलना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं गेजर। उसी से गीजर बना है, ये जो बाथरूम वगैरह में लगा हुआ है। अब आ गई रिवर्स में मोटी मोटी एक हिमालयन सिस्टम ऑफ रिवर, सबसे बड़ा रिसोर्स ऑफ वाटर ये है। और इसमें भी 3 सिस्टम, एक गंगा सिस्टम, गंगा में इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, गंगा, यमुना, कोसी, केन, ये सारी की सारी। और दूसरा सिस्टम हमारा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, तीसरा इंडस रिवर सिस्टम, जिसके दो नदियां हमारे हिस्से में है, 3 नदियां पाकिस्तान को दे दी गई थी इंडस वैली ट्रीटी में। यहां पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये 1956 में वर्ल्ड बैंक के दबाव में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने साइन किया था और ये ट्रीटी सक्सेसफुल अभी तक चल रही है, बताते हैं। देखो, हिंदुस्तान आजादी मिली तो ऐसा हिंदुस्तान नहीं था, हमारे पास अनाज नहीं होता था और ऐसे फेमिन पड़ते थे, लोग अकाल से, बीमारियों से मरते थे और गरीब और कमजोर हर चीज के ऊपर दबाव में रहता है। जिस तरह से आजकल यूक्रेन दबाव में है, अमेरिका आराम से डांट मार देता है क्योंकि समस्या यूक्रेन की है। यही बात हमारे साथ थी। हमारे को पब्लिक लॉ 480 PL 480 कहते थे, उसमें अनाज आता था अमेरिका और धौंस भी दिलाता था और सारी चीजें सेट राइट कर लेता था। इसी तरह से इंडस, ये अगर इंडस रिवर, हमारा 3rd डेजर्ट यहाँ पर है, अगर हमारा बॉर्डर इंडस रिवर तक चला जाता तो हमारा पूरा का पूरा गुजरात और राजस्थान
एकदम ग्रीन बेल्ट की तरह से होता था, हरियाणा होता अगर हरियाणा पंजाब की तरह। दूसरा रिवर सिस्टम आता है सेंट्रल इंडिया का, नर्मदा और ताप्ती दो रिवर, ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों से निकलती हैं और ये रिफ्ट वैली में से बहती हैं। फटी घाटी, जमीन फट जाती है और उसमें से एक रिवर सिस्टम बन जाता है, उसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। ये अलग है इनका सिस्टम और ये पश्चिम की तरफ बहती है। एक बहुत ही बड़ी रिवर गोदावरी जाती है और 5-6 स्टेट को कवर करती हुई जाती है, इसको कहते हैं गंगा ऑफ द साउथ। और बिल्कुल सदर्न यहाँ पर साउथ में जो आपकी ईस्ट कोस्ट के ऊपर बहती नदियां, उनमें महानदी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और इन रिवर की जितनी ट्रिब्यूटरी हैं उनके ऊपर बसे हुए विशेष तौर से शहर भी, उनके नाम अच्छी तरह से याद कर लें। जैसे हैदराबाद मूसी रिवर के ऊपर बसा हुआ है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगली बात जो आ जाती है वो है हिंदुस्तान में इतना ज्यादा पानी है, जितना हमको चाहिए उससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। मैं बताऊंगा आपको आगे, लेकिन फिर भी अब 1 महीने 2 महीने बाद आए तो बात देख लेना आप लोग, पानी नहीं, पीने का भी पानी नहीं, जगह जगह से रिपोर्ट छपेंगी, लेकिन उसके 2 महीने बाद ही फ्लड के आ जाएंगे। सूखे से भी मरते हैं, बाढ़ से भी मरते हैं एक ही देश में, क्योंकि अनइवन और डिस्ट्रीब्यूशन है और मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अब आएंगे अगली बात के ऊपर। हमने रिवर सिस्टम्स का उपयोग करने के लिए बहुत सारे बांध बना दिए, जैसे भाखड़ा डैम बनाते समय जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था, दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिंदुस्तान के नए जमाने के जो मंदिर हैं वो ये डैम्स हैं। जवाहरलाल नेहरू एक बड़े काबिल आदमी थे और शानदार आदमी थे और साइंटिफिक अप्रोच भी थी। ये आजकल के जो नेता हैं, मैं तुलना नहीं करना चाहता, मेरा मूड बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। यहां भाखड़ा डैम, हीराकुद डैम बड़ा इंपॉर्टेंट है महानदी के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नर्मदा डैम और इनके नाम इनके साथ बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है और ये इकोलॉजी इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए और कुछ पर्यावरण को लेकर बड़ी सबोटेज की है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, हमारे कई बार अच्छे प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए फॉरेन फंडिंग भी हो जाती है। एनर्जी का बांधों का इनमें विशेष तौर से लांछन लगाया जाता है। तो मैं एक बात का बिल्कुल पक्षधर हूं, बहुत बड़े बांध बनाने के बजाय छोटे बांध ज्यादा बना दे तो ज्यादा ठीक है। जैसे टिहरी डैम बहुत बड़ा डैम बनाया है और यद्यपि बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर छोटे डैम कई बनते तो ज्यादा उपयोगी और डिजास्टर से भी हम बच सकते थे। कई बार ऐसा होता है, टेक्टोनिक एक्सरसाइज हो जाती है और टेक्टोनिक एक्सरसाइज में कुदरत क्या कर देती है, धरती को हिला देती है और कुछ भी बिल्डिंग भी और बांध भी सब कुछ हिल भी जाता है और गिर भी जाता है। आगे एक और बड़ी बात आती है, वो है डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में पानी के बंटवारे के ऊपर SYL सतलुज यमुना लिंक कैनाल के ऊपर हो रहा है और बेवजह और बेकार पानी पाकिस्तान को बहकर जा रहा है। स्टेट्स अपने रिजोल्व नहीं कर पाती, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। लोकल सेंटिमेंट इस तरह से अराउज कर दिया जाता है कि लोग आ जाते हैं सड़कों पे। और देखो, रीजनल और लोकल सेंटिमेंट पॉलिटिकल पार्टीज को देखना तो पड़ता ही है। हमको इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। और हमेशा ये बात आती है कि वाटर ग्रिड
जैसे इलेक्ट्रिकल ग्रिड बना दी, इसी तरह से वाटर ग्रिड भी बना देने चाहिए। इसके बाद उपयोग पानी का 3 बहुत ही बड़े। पहली चीज, एग्रीकल्चर के लिए पानी जरूरी है। हमारा टेम्परेचर इतना अच्छा है कि कुछ भी कहीं पर भी पैदा हो सकता है। अब तो पॉली हाउस भी आ गया है, लेकिन पानी की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल जो पानी हम देते हैं, जो नेचुरल नहीं होता, कैनाल से देते हैं या ट्यूबवेल से देते हैं, उसको हम कहेंगे इरिगेशन। इन अंडेटिंग द प्लांट्स आर्टिफिशियली इज नोन एज इरिगेशन। आदमी अपनी तरह से, ये बहुत बड़ी रिसर्च किसी जमाने में हुई होगी। आदमी ने बीज भी इकट्ठा किया, फार्म भी बनाया और सिंचाई का मेथड इस्तेमाल करके जब पानी कम है प्लांट्स को देना शुरू किया और उससे एक स्टॉक भी करना। ये स्टॉकिंग है। यही कारण है धमाका जो पॉपुलेशन को हुआ 16वीं शताब्दी के आसपास के बाद से। जब अनाज का स्टॉकिंग अच्छी तरह से होने लगा तो पॉपुलेशन एकदम बढ़ने लगी और 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। धमाका हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसकी थ्योरीज भी बहुत सारी हैं। इसमें माल्थस की थ्योरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ध्यान रखना, माल्थस की थ्योरी। और वो ये कहते हैं कि रिसोर्सेज 1 2 3 4 की तरह से बढ़ते हैं, लेकिन जनसंख्या 1 2 4 16 256 इस तरह से वो अर्थमेटिकली और ये ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। लेकिन अब इसका कैंसलेशन थ्योरी ये आ गई है कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स है, अगर उसको स्केल कर देते हैं। ये चाइना का मॉडल है। वहाँ चाइना में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की गई चीज गवर्नमेंट मशीनरी को, और अब दोबारा से ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन एसेट्स है, पॉपुलेशन बढ़ाओ, घटाने की बजाय फिर दोबारा से वही आ गई है। क्योंकि आदमी एक मुंह लेके आता है, 2 हाथ हैं। अगर स्किल करते हो, प्रोडक्शन सिस्टम में लगा देते हो तो एसेट बन जाता है। आदमी हमेशा एक्स्ट्रा उत्पादन कर देता है जितना उसको जरूरत है, अगर उसको चैनलाइज उसकी एनर्जी को कर दिया जाए और दूसरा स्किल करके लोगों को बाहर भी भेजो और उसको कहेंगे ब्रेन इन ग्रेन। पहले हम ये कहते थे कि जो आदमी रहता था, काम नहीं मिलता था, उसको कहते थे ब्रेन इज इन द ड्रेन। अब वो बाहर चले गए, इसको कहेंगे ब्रेन इन गेन। तो अब दुनिया एक विलेज बन गई है। हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, बाहर धमाका करते हैं, देश में वापस पैसा भेजते हैं, सीख के वापस आके उन्हीं मॉडल्स को यहाँ लागू भी करते हैं। देखिए आप, यहाँ मैं थोड़ा सा विषय से अलग हट के बात करता हूँ। साउथ के जितने मुख्यमंत्री रहे, चंद्रबाबू नायडू हैं, केसीआर हैं, स्टालिन हैं, ये पढ़े लिखे और इंजीनियर्स जनरली हैं। और देखिए इनका इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इनका जो काम है वो प्रैग्मेटिक है, रेडिकल है, अलग हटके है। अगर आप साइबराबाद हैदराबाद का देखें, बेंगलुरु में थोड़ी कंसंट्रेशन हो गई, वो ऐसा लगते हैं जैसे न्यूयॉर्क में घूम रहे हो आप लोग। ये इंजन्स ऑफ ग्रोथ है। और यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अब ये सर्विस सेक्टर ही देते हैं। सर्विस सेक्टर हैं वो लगभग 60% ऑफ जीडीपी का में हिस्सा सर्विस सेक्टर का। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। हमको डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर से डी एग्रीकल्चर करके सर्विस सेक्टर की तरफ एकदम आगे जंप करना है, तो हिंदुस्तान की समस्याएं कम होंगी और हम रिच स्टेट बनेंगे। इसलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग और कौशल पे बहुत बड़ा बजट लगाते हैं और इसमें पार्टी से देश का और विदेश का पैसा भी लगाएं। विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी ये लगा दें कि आपने स्किल्स के ऊपर थ्रस्ट एरिया आपको बनाकर इस पर इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ फिर हम अपने मूल टॉपिक पर ही आ रहे हैं वापस।
एग्रीकल्चर में इरिगेशन इज मदर फैक्टर। जितनी भी आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन के जो भी थ्योरीज आ रही हैं या जो भी आपने अचीवमेंट किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ही है, वो है इरिगेशन। इसको कहेंगे अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर। और वाटर में भी रिवर वाटर तो था ही, कैनाल तो था ही, उसके बाद ट्यूबवेल वाटर जमीन से निकालते थे। और हुआ क्या, उससे एक समस्या आ गई, और एक्सट्रैक्शन से करके जो लेवल ऑफ वाटर था वो नीचे चला गया, बहुत ही ज्यादा ट्यूबवेल्स का नीचे चला गया। तीन तरह पानी की तीन चीजें, ग्राउंड वाटर में कितना पानी है इसको कहेंगे क्वांटिटी, दूसरा है कैसा पानी है, पोर्टेबल है कि नहीं, इसको कहेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर, और उसमें पीएच वैल्यू उसकी क्षारीय गुण है या अम्लीय गुण है। ये चीजें आपको अंडरग्राउंड वाटर आप देखेंगे उसको, और रिचार्जिंग किस तरह से हो रही है, ये चीज बहुत ही जरूरी है। यहां एक बात और बताऊंगा, ड्रिप इरिगेशन एक, और हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर। जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वहां पर कंपल्सरीली हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर लागू कर दें। जो इंस्टीट्यूशन है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली को देख ले, वहां वाटर हार्वेस्टिंग वो पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहाँ प्रोफेसर मनीष राजा से मिलने जाया करते थे, और वहाँ डेवलप होने लग रहा था। और उन लोगों ने बहुत अच्छे सिस्टम से पहाड़ी के ऊपर अपने पानी के रिजर्व बनाकर ग्रीन कर दिया है, जो लगभग ऐसा लगता था कि संभव नहीं था। हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर, अगर पानी नहीं है, जिस तरह से हम ऊपर से पानी पीते हैं और पेट में चला जाता है, ये कलेक्शन है। इस तरह छत का पानी है, वो टैंक बनाकर बड़ी सिंपल सी पाइप भी तो डालनी, और खुले पानी खुली लाइन भी आप डाल सकते हो। और अगर जमीन के नीचे रखते हो तो कम से कम एक और भी बात है, ये खुला पानी ना छोड़े देश में। ये खुली नालियां है ना, और खुला पानी, इसको पाइप और या क्लोज्ड रखें, क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स हैं और खासतौर से जो मच्छर है, मच्छर सारे देश में जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उनमें लगभग 40% वाटर बोर्न डिजीज हैं, और इन 40% में कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती हैं। जैसे डायरिया है, कोलेरा है, मलेरिया है, डेंगू है, ये सारी की सारी मॉस्किटो बोर्न हैं। हमको कंट्रोल करना पड़ेगा ये काम, और इस पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। किसी शहर में चले जाओ, देश किसी शहर में, दिल्ली में चले जाओ तो रोहतक से जो नाला निकल के जाता है, एक ड्रेन बनी हुई है, जाके जमुना में सारे शहरों, बहादुरगढ़ का, गुड़गांव का, दिल्ली के अंदर का सारा मलबा माल यमुना में जाके गिरता है। हरियाणा दिल्ली को करता रहता है, दिल्ली हरियाणा कर देता है, वो कह देते हैं जहर मिला के डाल दिया, और लाइक दैट है क्या, सारे के सारे दोषी हैं। क्लोज पाइप और ट्रीट करो पहले, वहां क्यों जाने देते हो। यहां आगे की बात मैं आगे करूंगा, एक विशेष विचार मेरे दिमाग में है जो मैं कहना भी चाहता था। यहां दिल्ली है, और दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी रानी की तरह से होता है। और हर बार गर्मियों में यहाँ पानी की दिक्कत होती। एक तो ये जो बहुत ज्यादा फ्री कर रखे ना, फ्री बीज ना, थोड़ा सा तो ले ले आप लोग। अगर आप फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, कब तक देते रहोगे आप लोग, और सब कैटेगरी को दे रहे हो ना, थोड़ा पैसा तो लेना पड़ेगा, और उससे आप फैसिलिटी दे सकते हो। अब पानी की दिक्कत आई हो, टैंकर वैंकर का माफिया वो जुड़ जाएगा। सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, अच्छा लगे देख लेना। दिल्ली के यहां यमुना है, और अब केएमपी कुंडली पलवल मानेसर सड़क बन गई है। केएमपी केजीपी बने, उधर से गाजियाबाद से, इधर से कुंडली मानेसर पलवल तक।
इसके साथ एक ग्रिड लाइन भी बन रही है, रेलवे लाइन, बहुत अच्छी बात। एक दो चीजें और भी, ऑप्टिकल लाइन भी डाल दें वहां पर, फाइबर लाइन, एक बिजली की भी डाल दें। और एक और इंपॉर्टेंट है, वो इसको कहेंगे ग्रिड कैनाल, कुंडली से लेकर पलवल तक। पलवल तक भी ले जाने की जरूरत नहीं है, बीच में ही एक 50 किलोमीटर की कैनाल, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर की कैनाल आप यमुना से निकाल कर, और यहां पर बह रही है साबी नदी, साबी रिवर बेसिन बना हुआ है धारवेड़ा के पास, वहां बांध भी बना हुआ है। जब से बांध बना उसमें पानी भी नहीं आया, क्योंकि राजस्थान ने हरियाणा के हिस्से के पानी को वहां पर ब्लॉक कर दिया। एक आधा सोशल वर्कर था, समझ थी नहीं उनको, वहां पानी के रिंग डैम बना के हर गांव पानी कर दिया। और ये 3 नदियां जो हरियाणा में आती थी, रावी ना नदी से साबी, कृष्णावती और दोहन, इनको राजस्थान ने रोक लिया। और सदर्न हरियाणा का पानी जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव तक जाता था, इस और झज्जर और दादरी तक भी जाता था, इसको रोक दिया। इससे यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर नीचे चला गया। राजस्थान को SYL का तो पानी चाहिए, लेकिन दोहन, कृष्णा और साबी रिवर है, इनका पानी रोक के बैठे हुए हैं। यानी डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, एक तरफ रोक। मैं यही बात कह रहा था कि दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग कैनाल बनाकर कुंडली से लेकर धारवेड़ा तक कैनाल से साबी रिवर में बारिश का पानी डाल दो उससे, और वहां से दिल्ली को सप्लाई कर दो। जो पानी की कमी होती है सर्दियों में या बहुत ज्यादा गर्मी में, छोटा सा सॉल्यूशन है। रास्ता बना हुआ है, जमीन, डांसा डैम है जो नजफगढ़ के पास है, वो तो बना हुआ है। वहां से लेकर साबी रिवर तक जमीन पड़ी हुई है, एक्वायर करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा लिफ्ट इरिगेशन पे आपने पैसा लगाना है, और बिल की और समझ की भी बात है। पता नहीं प्लानर हैं, मैं तो कुछ एक तो लोगों को इस तरह से बात करता हूं जैसे कोई गोबर गैस प्लांट में से गैस लीक कर रही हो, ढंग से बात भी नहीं करते, है ही नहीं समझ में। प्लानिंग कमीशन में किस तरह से ले लेते हैं उन लोगों को। आगे बढ़ते हैं, चलो। यहां एक बात और बड़ी आ जाती है, और वो बात है, बहुत पहले मेजर दस्तूर ने बनाई थी एक साउथ के साइंटिस्ट और थे, और एक पायलट थे कॉटन, आर्थर कॉटन। ये तीनों का नाम तो किसी पॉलिटिकल नेता का भी नहीं, उनको क्या पता लिंकिंग क्या चीज होती, कोई बताता है तो। आर्थर कॉटन ने ये बात बताई थी कि हिंदुस्तान, उसने आकाश से देखा कि कितना बढ़िया प्लेन्स रिवर सिस्टम है हिंदुस्तान का, और ये कहा कि नॉर्थ की जो पेरिनियल रिवर है, जो सदाबहानी है, इनमें से जो सरप्लस वाटर है, साउथ की जो सीजनल रिवर्स है, उनके साथ अगर लिंक कर दिया जाए तो 3-4 समस्याएं सोल्व हो जाती हैं, एक बाढ़ की भी और एक सूखे के भी। दूसरी बात, इनका जो सेडिमेंटेशन हो जाता है, भराव होता जाता है, उससे फ्लड बाहर हो जाती है, वो किनारों को तोड़ देती है, वो समस्या भी दूर हो जाती है। और तीसरी, सूखा पीड़ित जो क्षेत्र हैं, जैसे हमारा बार बार ये आता है, ये जो रीजन आ जाता है, 3-4 रीजन बहुत हिंदुस्तान के हाईलाइट, ड्रॉट प्रोन एरिया में जहां सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक तो विदर्भ का क्षेत्र, दूसरा ये झांसी वाला जो रीजन है इसके आसपास का, तीसरा यहाँ जो प्लेटो के ऊपर जो इंटीरियर प्लेटो है, जो बीच में जहाँ बारिश रेन शेडो प्रदेश रह जाते हैं, वहां पर इन क्षेत्रों को अगर लिंक कर दिया जाए, इन क्षेत्रों को पानी के साथ जोड़ दिया जाए, और जरूरी है देश का वाटर बोर्ड बनाना, देश में इसको बिल्कुल ग्रिड बना के पानी का बंटवारा ठीक होना चाहिए। यहाँ कल भी मैंने इक्वलिटी की एक बात थी कि इनइक्वल इतना ज्यादा ना रहे कि वो दर्द बन जाए।
इतना ना हो कि वो नासूर बन जाए, इतना ना हो कि लोग कानून को हाथ में लेना शुरू कर दें। आगे बढ़ते हैं, एक बात और आ जाती है, वो ड्रिंकिंग वाटर, इसको कहेंगे पोर्टेबल वाटर। जमीन में हमने इतने ज्यादा मिनरल्स डाल दिए, एक तो सारी सरकारों ने पता नहीं क्या कसम उठा रखी, ये इतना ज्यादा प्लास्टिक, ये चाहे मिनरल वाटर की बोतल है, जितनी पैक्ड सामान है, आजकल ये नमकीन वमकीन के वो पैक भी आ गए, वो भी सारे बाजारों में देश में कानूनी तौर से प्रतिबंध है, और धड़ाधड़ ये आ रहा है कचरा, और ये कचरे प्लास्टिक जो ग्रेन्स हैं ये पानी में मिल रहे हैं, और इसका छोटा नुकसान नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करके बताया है कि एक पेस्टिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड जो खेत में डालते हैं, और एक ये प्लास्टिक, तीन चीजें, ये इनके सारे के सारे मिनरल्स हैं, ये पानी में मिलते हैं, और कैंसर का सबसे बड़ा कारण ये तीन चीजें हैं। और धड़ाधड़ कैंसर की हॉस्पिटल बन रही है। बीकानेर में तो एक हॉस्पिटल का, एक गाड़ी का नाम एक कैंसर गाड़ी है, जो पंजाब से चलती है और बीकानेर जाती है। अगर आप साफ चीजें लोगों को नहीं देंगे तो तैयार हो जाओ हॉस्पिटल बनाने के लिए। इसलिए अच्छी बात तो यह है कि कुदरत के साथ रहो और साफ चीजें रहने दो, पोर्टेबल वाटर बनने दो। जो हार्ड वाटर जिसको कहते हैं उसको पोर्टेबल वाटर में बना के, अभी तक कोई भी सरकार इस लायक नहीं हुई कि हिंदुस्तान की हर घर में टैप वाटर, और वो भी पोर्टेबल वाटर दे सके। लोगों ने सब ने धड़ाधड़ अपने घरों में वो प्योरीफायर लगा रखे, वो भी प्लास्टिक के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पानी जिस तरह से होगा उसी तरह का तो फसल क्रॉप पैटर्न होगा। बिल्कुल ये लाइन ऐसे बन जाती है, एक राइस की बेल्ट है, एक तरफ वीट की बेल्ट है। लेकिन अब थोड़ा सा कन्फ्लुएंस होने लग गया है, राइस वाले क्षेत्र में वीट और वीट के क्षेत्र में राइस भी पैदा होने चाहिए। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे जो कृषि वैज्ञानिकों, और खास तौर से एक नाम ये MS स्वामीनाथन का लेना चाहूंगा, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन वाला, दूसरा दूध वाला भी, कुरियन का भी बहुत बड़ा काम है। ये सैल्यूट करने लायक साइंटिस्ट हैं। हिंदुस्तान में जो भी बड़े काम हुए हैं वो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं किए, किसी पार्टीज ने भी नहीं किए। ये जो डेडिकेटेड लोग हैं, ये 5-7 नाम विशेष तौर से, चाहे आप हमारा इसरो है उसमें सतीश धवन है, उनका नाम लें, चाहे आप नंदन नीलकेनी का नाम लें जिन्हें आधार दिया, स्वामीनाथन का है, कुरियन का है, ये बहुत बड़े नाम। इनका काम हमारे मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम। ये इन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम ये पेटी पॉलिटिशियंस की बजाय इन लोगों के नाम से ही होने चाहिए, एयरपोर्ट के नाम इनके नाम से ही होने चाहिए। और खासतौर से जिस क्षेत्र में जो काम किया है वहां उसको एक सिग्नेचर मिलना ही चाहिए। यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड जितनी इंडस्ट्री है उसमें पानी की जरूरत है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री है, क्योंकि वो प्रोड्यूस होगा तो फैक्ट्री में जाएगा, और फैक्ट्री में जाएगा वहां से रिसाइकल होके वापस चीजें आ जाती हैं। सो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत इंडस्ट्री को भी है। जितने भी आपके कल कारखाने हैं जो महानगरों में हैं, वो वहां पर ही हैं जहां पर नदियां हैं, फिर वही कंसंट्रेशन आ जाती है। दूसरी बात, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके साथ अर्बनाइजेशन आ जाती है। अर्बनाइजेशन में वो ये जो इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन और ग्रोथ ये मॉडल साथ जुड़े हुए हैं। ये इंजन्स हैं, ये बहुत बड़े पावरफुल मैग्नेट हैं, और अच्छी भी बात है। लेकिन
यहाँ एक बड़ी बात फिर मैं कहना चाहूंगा, आपने रिवर्स को पोल्यूट करने के लिए शहर नहीं बचाना है, दूर दूर पर, और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में एक कम से कम 50 किलोमीटर का गैप जरूर छोड़ दें। अब 15 शहरों को साथ लगते हुए को अकेली दिल्ली स्वेलो करने लग गई है, और उसके चारों तरफ लोग जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन हो, बड़ी अकड़ में, एनसीआर में रहता हूं, बड़ी मरोड़ में एनसीआर में रहता हूं, है क्या फास्ट कम्युनिकेशन तो कर दिया, लेकिन बीच में गैप जरूर छोड़ो, फॉरेस्ट रीजन रिजर्व कर दो, नहीं तो आप एक बीमार सिटी को कर रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ी क्या बात हो गई एनसीआर में, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी, ये कोई समस्या ही नहीं होती। क्या होती है टेंशन, कितने ग्राम होती है, कितने इंच होती है, कितने लीटर होती है, कोई टेंशन वेंशन नहीं होती, सिर्फ कुदरत के साथ रहो। आगे देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और एग्रीकल्चर के लिए अब हमने वाटर रिसोर्स में कुछ चीजें मैं बीच में भी बोल गया हूं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम पोल्यूशन, वाटर को पोल्यूट कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम आ गई है, स्टेट्स आपस में झगड़ रही हैं, उसका भी कुछ झगड़े हैं, जैसे कावेरी के साथ एक परमानेंट झगड़ा है, झगड़ने के लिए भी झगड़ते हैं और वोट के लिए भी झगड़ते हैं। ये तमिलनाडु और कर्नाटका हमेशा लगे रहते हैं इस काम में। मैं लोग जिन्होंने विजिट नहीं किया है वो 2-3 जगह जरूर कहूंगा। यहां एक पानी की जो बीच में रह गई थी बात, पानी के साथ फॉरेस्ट भी जुड़ा और फॉरेस्ट के साथ वाइल्ड लाइफ भी जुड़ा हुआ है। पानी होगा तो जंगल बचेंगे, और जंगल बचेंगे तो पक्षी रहेंगे, वाइल्ड लाइफ रहेगा, पशु रहेंगे, पक्षी रहेंगे, और हमारा इकोसिस्टम स्थिर रहेगा। हमने रिवर्स को जो अरेस्ट कर लिया बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे आगे का फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा, बर्ड्स। इसलिए ड्यूटी खास तौर से पंचायती राज को मजबूत करो और इस काम में लगाओ, और पैसा भी लगाओ कि वो वाटर रिजर्व बनाए। हरियाणा में वाटर टैंक सूख गए थे, उनको दोबारा कैनाल से भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ भी ठीक रहे, लोग भी आराम से रह सके। वाटर रिजर्व बहुत जरूरी है, उनको सूखने मत दो, नहीं तो पक्षी खत्म हो जाएंगे। आप जरूर विजिट करें, 2-3 जगह मैं करूंगा। एक केरला की साइलेंट वैली जो बहुत सुंदर है, हिंदुस्तान में मेरे ख्याल है सबसे सुंदर है ये। जैसे हिमालय ऊपर है वैसा ही साउथ में ही है। हिमालय में इधर उधर जाने की जरूरत है, नैनीताल वाला क्षेत्र है, ये बड़ा आसान भी है, लिंक भी बहुत अच्छा है, काठगोदाम तक तो ट्रेन भी जाती है। इस क्षेत्र को जरूर विजिट करें। जो बर्ड के शौकीन हैं वो भरतपुर सीकरी में जो मोहम्मद अली थे, भरतपुर सीकरी में बर्ड सेंचुरी है, और फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी वहीं पे रहते थे, वो उसको जरूर विजिट करें। साथ ही आगरा है, उसको भी देख आना, और आगरा के पीछे ये भी देख लेना कि जमुना कितनी ज्यादा स्मेल करती है, आपको वहीं से खुशबू आ जाएगी। इतने अच्छे मॉन्यूमेंट को हमने किस तरह से खराब किया हो ये भी आपको पता लग गया। यहां मैं फिर ये दोबारा से कहना चाहता हूं, प्लानिंग में विशेष स्थान दें पानी को बचाने के लिए। पानी है तो हमारा भविष्य है, पानी है तो भविष्य है। एक बात और रह गई थी बीच में, पानी का ट्रांसपोर्ट सबसे सस्ता पड़ता है। हमने यहां से ऊपर तक एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, इनलैंड वाटर सिस्टम का बनाने, नेविगेबल रिवर बना दें, बहुत सस्ता ट्रांसपोर्ट बनता है। ये 1/3 आता है सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ। 1 रुपए में जो चीज हवाई जहाज से जाती है उसका 1/3 रेल में, उसका 1/3 पानी से, यानी देखिए आप कितना फर्क पड़ जाता है। जो चीज 1 रुपए में पानी से आती है, 3 रुपए में सड़क से, 9 रुपए में रेल से, और 27 रुपए में हवाई जहाज से जाती है।
इसलिए सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट है वो पानी है, इसलिए इनलैंड वाटर। गडकरी जिस समय मंत्री थे तो थोड़ा सा काम शुरू हुआ था, अब पता नहीं, उसका मीडिया में तो कोई नाम नहीं है। हमको अपनी रिवर्स को नेविगेबल बनाना पड़ेगा। वहां पर स्केर्सिटी के टाइम के पानी के लिए हमको रिजर्वर बनाने पड़ेंगे, और पॉल्यूशन से पानी को खराब करने की हमारी जो आदत हो गई है उससे बचना पड़ेगा। और यहाँ बहुत जरूरी है ये बात बताने कि पानी बिल्कुल साफ आता है जब आकाश से आता है, उसके बाद हम जो उसको गड़बड़ करते हैं तो और बाद में गीत गाते फिरते हैं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला हो उस जैसा। आप कुछ भी मिलाओगे, नीला मिलाओगे नीला बन जाएगा, और पीला मिलाओगे तो पीला बन जाएगा। यहाँ जो हार्वेस्टिंग का जो पानी है उसके लिए जरूर मैं ये कहूँगा, जितने भी प्लानर्स हैं रूरल एंड अर्बन, एक तो ये बात रूरल के लिए प्लानिंग नहीं, और मेरा अपना तजर्बा, और तजर्बा भी क्या सबको दिखाई देता है, क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर, जिले के ऊपर एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट आर्किटेक्ट की है, एक पोस्ट। यानी देश में लगभग 550 जिले के आसपास है, 550-600 के बीच में है। इतने आर्किटेक्ट तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर लगा दो ताकि प्लान कर सकें। इधर उधर की कंस्ट्रक्शन हो जाती, बाद में जेसीबी को लिए फिरते हैं। तुम 5 मिनट लगाते हो किसी का आशियाना गिराने में, लोगों की जिंदगी खप जाती है, जिंदगी खप जाती है एक मकान बनाने में। ये बुलडोजर की संस्कृति अच्छी नहीं है। फ्लोराइड जहां पर पानी है उनको ट्रीटेड करें, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हमारी नस्ल भी खराब हो जाती है। जहां मिनरल ज्यादा है उसका ध्यान रखें। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वाटर का यूज और मिसयूज का पाठ भी लोगों को बताते रहें। और सोशल और रिलीजियस, यहाँ ये 2 बड़े आइटम पैदा हो गए हिंदुस्तान में, इनको इस दिशा में लगाते हैं। गंगा तो पानी है, जैसी भी है गंगा, लेकिन ये कुंभ के मेले में जाके आए हैं, ये उस पानी को साफ तो नहीं करके आए होंगे। एक मेला खत्म होता है, दूसरा शुरू हो गया, श्याम बाबा का हो गया, तीसरा होली के रंग में लग रहे हैं लोग। यानी तमाशा ही खत्म नहीं हो रहा। देश को ऐसे लग रहा है जैसे जलसा घर बना रखा हो। अब एक बहुत ही जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं, वो है एक रिवर पोएम लिखी थी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, उसकी लाइन में जरूर बताना चाहूंगा। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, फॉर मैन में कम, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो। आदमी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये चलता रहता है। ये इसको कहते हैं चला चली का मेला। रिवर पोएम है। रिवर भी हमेशा बहती रहती है, बहती रहती, बहती। आप किसी झरने पे बैठ जाओ, शोर हो रही है, थकती ही नहीं है रिवर, चलती रहती है, चलती रहती है। इसी तरह जीवन का मेला है, ये चलता रहता है, चलता रहता है। फॉर मैन में गो एंड मैन में कम, बट आई गो ऑन फॉर एवर, आई गो ऑन फॉर एवर। मैं हमेशा बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ, बहती रहती हूँ। रिवर का संदेश है, जीवन में भी यही है, हमको रुकना नहीं है। एक्शन, 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 यही रिवर का संदेश है, यही रिवर का संदेश है। नमस्कार, जय हिंद। बड़ी